हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस जहां प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू है, साथ में ही उन जगहों पर जहां वनडे एग्जाम की श्रृंखलाएं हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन संदर्भों में भी जहां क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं जो बेसिक होते हैं, जो भारत सरकार की किताब है क्या एनसीईआरटी, उस बुक से जो बेसिक लेवल की नॉलेज है जो आपको अपने कक्षा 9 में रहे होंगे तब भी पढ़ी होगी, अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के रहे होंगे, या भारत सरकार के जो प्रोग्राम हैं उनमें जहाँ जहाँ एनसीईआरटी चलती है, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग बोर्ड की किताबें चलती हैं, उनमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को मिला जुला पढ़ते रहते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग इस श्रृंखला में खासकर यूपीएससी, सीएससी प्लस यूपीपीसीएस के जो मेंस के पेपर हैं प्लस प्री में जो पीटी में पेपर, जीएस में जो पॉलिटी आईजीपी पूछा जाता है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में ही सरकारों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में आप देखेंगे कि जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है, जो जिसे हम कहते हैं यूपीएससी सीएससी के जीएस पेपर 2 क्या पॉलिटी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम प्लस आप सोशल जस्टिस, और साथ में आप देखेंगे कि अन्य इशूज़, और ऐसे आप इस पेपर को आप देखेंगे हर किताब का कुछ ना कुछ सेक्शन आप फोर्थ पेपर में भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो इस एप्लीकेशन के साथ ही आप अन्य जीएस के फोर्थ पेपर की भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ में ही जीएस पेपर 2 को भी पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की किताब है राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, जिसके हम चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे क्या संस्थाओं के कामकाज पर, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। हम देख सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक राजनीति है, भाग 1 क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी, खासकर यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट एग्जाम, जीएस के पेपर 2 से रिलेटेड है, आप देखेंगे। और हम लोग चैप्टर 5, इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम चैप्टर 5 पे हैं और देखेंगे चैप्टर 5 का नाम है कि संस्थाओं का कामकाज, संस्थाएं अपना काम कैसे काज करती हैं। हम लोग इसके 5 पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं, 6ठे पार्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख सकते हैं संदर्भ में। ये चैनल इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर का है। आप अनुज पटेल सर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें, अपने व्यूज़ दें, तो हम देखेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम जो भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या साक्षर तो हम पहले भी हैं, पहले से ही हैं, बस हम लोग क्या है जीएस के प्रोग्राम के तहत इसको पढ़ रहे हैं, या जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी कक्षा में हैं, क्लास 9th में हैं, फिर भी आप इसको पढ़ लिख के समझ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए आप बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं संस्थाओं का कामकाज, तो आप देख सकते हैं संस्थाएं कैसे कामकाज करती हैं। भारत सरकार क्या है, भारत के संविधान के तहत क्या है, कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई है जिन्हें हम संवैधानिक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे आर्टिकल भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। आप देखेंगे अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो स्टेट कमीशन की भी चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। स्टेट कमीशन की चर्चा मतलब भारत के जो राज्य हैं जहाँ स्टेट कमीशन है वहाँ तैयारी कर सकते हैं उनकी, तो उनकी भी चर्चा है। साथ में आप जिन संस्थाओं के माध्यम से सरकार काम करती है या सहयोग लेती है, जैसे हम कह सकते हैं क्या न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका आप देखेंगे आपकी संरक्षक भी है। अगर आपके मूल अधिकारों का क्या उल्लंघन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, आपको याद होना चाहिए। और साथ में आप देखेंगे इसके तहत ही आप जैसे चुनाव आयोग हुआ, सीबीसी हुआ, या अन्य संस्थाएं हैं जहां क्या है संवैधानिक रूप से क्या है संविधान में जिनका उल्लेख है, या संविधान के तहत उनकी संस्थाओं की स्थापना हुई है कह सकते हैं।
तो हम देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 में क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इंद्रास सिविल सर्विसेज चैप्टर 5 संस्थाओं का कामकाज आप देखेंगे। तो ये चैनल है हमारा, आप देखेंगे इस चैप्टर 5 पे हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो देख सकते हैं कि संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है। हम आगे चर्चा करते हैं भारत के उद्देशिका की। देखो, हम भारत की उद्देशिका लगभग हर वीडियो में बता रहे हैं। कारण है कि भारत सरकार की जो किताबें हैं, जहां एनसीईआरटी की श्रृंखला के क्रम में, वहां उद्देशिका, मूल अधिकार और ड्यूटीज जो क्या है स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर स्थापित किए गए थे। तो आप देखेंगे इसे भारतीय संविधान में रखा गया है, तो आप इसे देख सकते हैं कि इन भारत की जो संविधान है या उद्देशिका है वो भारत के संविधान का क्या है, क्रक्स है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप ये उद्देशिका या प्रेम्बल भारत के संविधान का अंग है, लेकिन महत्वपूर्ण अंग नहीं है। इसमें पहले जो बाद में वर्ड जोड़े गए हैं वो संपूर्ण, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये वर्ड बाद में जोड़े गए थे। देखिए ये 42 अमेंडमेंट है, 1976 में है, लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के जब बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तब आपको हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और देखने का तरीका हम आपको बताए हैं। 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब पहला संशोधन हुआ है, किस सन में हुआ है, लिखा हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट आप देख सकते हैं कि दूसरा अमेंडमेंट ये हुआ है, तो इसी के तहत AB 42 है और 1976 में हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। साथ में हम आप चर्चा करेंगे इस संदर्भ में, जो है क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस संदर्भ में बता देते हैं। हम लोग इस पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है। तो हम राजनीतिक कार्यपालिका के तहत कार्यपालिका भी पढ़े हैं। ठीक है, हम कार्यपालिका को पूरा पढ़े हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका। हम दोनों चीज़ों की चर्चा किए हुए हैं आपसे। इसके मतलब आप देखेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका लिखा है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ आपको एक स्थायी कार्यपालिका भी दिखाई गई है, जो क्या है आप इसे इसी की तैयारी करना है, जो स्थायी कार्यपालिका होती है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से स्थायी कार्यपालिका के लिए तैयारी कर सकते हैं या स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप देखेंगे राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, हमने राष्ट्रपति प्रणाली, तो राष्ट्रपति के चुनाव की भी हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अनुपातिक प्रणाली के अनुसार आप देखेंगे होता है, जिसमें क्या होता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा क्या होती है, वोटिंग होती है। ठीक है, आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो प्रतिनिधि आते हैं, तो आप देखेंगे इनमें क्या होता है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में राज्यों के हिस्सा होते हैं या राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्य की पार्टियों का प्रतिनिधित्व होता है, या सेंट्रल के जो प्रतिनिधि कह सकते हैं। विधानसभा में कोई कितने सीट जीता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहें समाजवादी पार्टी का वर्चस्व, या आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल की जो सीटें हैं, कहाँ दिल्ली में जो इतनी सीटें जीतते हैं या जितनी सीटें हैं उसी के अनुपात में क्या होगा, उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसी आधार पे आप अन्य विधानसभाओं से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जाता है, बीजेपी का, कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का आप देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत क्या है, जो है लोकसभा में तो आप देखेंगे कि लोकसभा प्रतिनिधि जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है, वही व्यक्ति विजय होता है या विजयी होता है। लेकिन आप देखेंगे
राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक खास जो है एक प्रणाली के तहत क्या है, कुछ जिसमें क्या है 50+1 एक खास जीत के लिए उन्होंने एक वो रखा हुआ है परसेंटेज, या कहेंगे इतने वोट प्राप्त होने चाहिए। तो राष्ट्रपति प्रणाली या राष्ट्रपति के चुनाव में देखेंगे कितना होगा, 50+1 की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इस वोट को प्राप्त करने वाला, ठीक है, इस जीत को हासिल करने के बाद क्या होगा, वही व्यक्ति विजयी होगा राष्ट्रपति पद के लिए जो खड़ा होगा। ठीक है, इसके लिए व्यवस्था ये है कि जब आप राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की क्या है, एक प्रेफरेंस के आधार पर होता है। कई व्यक्ति खड़े हैं तो एक व्यक्ति जब वोट देने जाता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य, तो अपना प्रेफरेंस क्रम देता है कि मैं पहले क्रम के व्यक्ति को इसे वोट देता हूं, दूसरे क्रम के इस व्यक्ति को वोट देता हूं, तीसरे क्रम के एक अपना वरीयता क्रम निर्धारित करता है। इसी वरीयता क्रम के आधार पर आप देखेंगे पहले वरीयता क्रम में अगर कोई 50+1 की व्यवस्था को प्राप्त कर लेता है जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा है, तो व्यक्ति विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहली वरीयता क्रम में इस जीत की नहीं जीत पाता है तो आप देखेंगे सबसे पहले सबसे लास्ट वाले व्यक्ति क्या है, उसकी वरीयता क्रम के वोट ऊपर से नीचे तक सभी को मिला दिए जाते हैं। और देखेंगे अगर इस व्यक्ति के मिलाने से व्यक्ति कोई भी इस जो 50+1 की व्यवस्था है इसको प्राप्त कर लेता है तो वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर इस व्यक्ति के भी वोट मिला के क्या है, कोई व्यक्ति इस क्रम को नहीं जीत पाता, इस 50+1 की जो वोटिंग सिस्टम है इसको नहीं प्राप्त कर पाता है, तो आप देखेंगे दूसरे क्रम के व्यक्ति के वरीयता क्रम को ऊपर से नीचे सभी को दे दिए जाते हैं जिसको जो वरीयता है। तो इस आधार पे आप देखते हैं कि क्या है, जब तक ये व्यवस्था कंप्लीट नहीं होती है तब तक ये व्यवस्था नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। और देखेंगे इसी क्रम में या तो पहले व्यक्ति जो पहले वरीयता क्रम में जिसने सबसे ज़्यादा वोट पाए थे वो 50+1 को हासिल कर लेता है तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति इस 50+1 की जो है प्राप्त नहीं कर पाता है तो क्या होता है, कभी कभी दूसरे क्रम के व्यक्ति को ये व्यवस्था में जीत हासिल में पता लगा पहले वरीयता क्रम में सबसे ज़्यादा वोट इसे मिले थे, लेकिन जब देखेंगे लास्ट नीचे से जब इनकी वरीयता क्रम ऊपर से नीचे देने वोट फिर से शुरू दिए गए क्योंकि ये क्रम नहीं जीत पाए थे, तो कभी कभी आप देखेंगे दूसरे या तीसरे नंबर का व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित कर दिया जाता है। आप देखेंगे इस संदर्भ में इस व्यवस्था को कहते हैं राष्ट्रपति प्रणाली में इस वोटिंग सिस्टम को है कि 50+1 वोट की व्यवस्था है और इसके अलग अलग सूत्र हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। आप देखेंगे कि एक वोट का मूल्य भी राष्ट्रपति वोट के लिए निकाला जाता है, लोकसभा के प्रतिनिधि का एक वोट का मूल्य और विधानसभा के प्रतिनिधि का एक वोट का मूल्य निकालकर इन सभी मूल्यों के, जैसे आप जाएंगे कि लोकसभा में क्या है, देखेंगे कि लोकसभा के एक वोट का मूल्य निकालना आसान है क्योंकि लोकसभा में बैठे हैं, लेकिन आप देखेंगे वही चीज़ राज्यसभा में आएगी तो राज्यसभा के भी लोकसभा का हिस्सा है तो वहाँ क्या है, प्रतिनिधि कम है, तो सबके वोट की मूल्य की समानता करने के लिए ये लाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे राज्यों में कहीं कहीं राज्यों में प्रतिनिधित्व या जनसंख्या कम है या विधानसभा सदस्य कम है, तो आप देखेंगे उनके भी वोट के मूल्य को वरीयता क्रम में समान मूल्य दिया जाए या उनके एक वोट का मूल्य समान हो या राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, इसके लिए भी एक फार्मूला अपनाया गया है। आपको इस फार्मूला राष्ट्रपति का जब हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। आप देख सकते हैं कि दुनिया में हम अपने भारत की अगर राष्ट्रपति की प्रणाली करें तो आप देखेंगे दुनिया की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं उनसे भी तुलना कर सकते हैं। तो दुनिया में आप देखेंगे हर जगह क्या है, राष्ट्रपति हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह क्या है, औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं है। आप देखेंगे अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं या अन्य दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्रपति की तुलना कर सकते हैं कि वहाँ क्या है, औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति
राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और सरकार का मुखिया भी है। आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो बिडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और सरकार के भी मुखिया हैं। आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का क्या है, जाना माना उदाहरण है। और आप ये भी देखेंगे कि चुनाव क्या होता है, चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों की वोटिंग प्रत्यक्ष वोटिंग से होती है। वहीं आप ये भी देखेंगे अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है और कानून बनाने का काम भी अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, करती है। ठीक है, कानून बनाने का काम क्या है, अभी भी विधायिका। भारत में इसे विधायिका लेजिस्लेचर बोला जाता है, आप इसे कहेंगे। अमेरिका में इसे कांग्रेस या सीनेट बोला जाता है। यहाँ हर राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। हर राज्य को 2 प्रतिनिधि कांग्रेस में भेजने का या सीनेट में भेजने का अधिकार है, आप देखेंगे। और आप देखेंगे पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पास आप देखेंगे वीटो पावर की तुलना में, दुनिया के अन्य राष्ट्रपतियों की तुलना में अमेरिका के वीटो पावर राष्ट्रपति के पास अधिक हैं, आप देख सकते हैं। तो जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास भी क्या है, वीटो पावर है, लेकिन एब्सोल्यूट वीटो पावर ऐसा नहीं है। एकमात्र ऐसा पावर है जेबी वीटो जिसे कहते हैं, उसी के माध्यम से किसी विधेयक को अगर वो अपनी जेब में डाल के घूम सकता है तो घूम सकता है, अपनी मेज पे छोड़ सकता है। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है। किसकी? अमेरिका के हम राष्ट्रपति से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने वर्ड या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा जो जीएस पेपर 2 में भी एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है आपके जीएस पेपर 2 मेंस में जुड़ा हुआ है। आप उसमें भी भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना पूछी जा सकती है, कई जगहों से उसकी या पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों की तुलना भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत की समर्थन की जरूरत नहीं होती है। आप इन चीज़ों को हूबहू लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, और ना ही उनके प्रति उत्तरदायी है। कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति। ठीक है, आप देखेंगे उसका कार्यकाल 4 साल का तय कार्यकाल है और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी आप देखेंगे वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। ठीक है, अगर उसका बहुमत ना होने पर क्या होगा, पार्टी का कांग्रेस में अगर बहुमत नहीं है तब भी क्या होगा, उसका कार्यकाल पूरा होता, क्योंकि उसकी व्यवस्था अलग है काम करने का। तो अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिकी के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया है। क्योंकि सोवियत संघ या यूएसआर की हम चर्चा करेंगे तो ये क्या है, ये व्यवस्था शीत युद्ध के समय जन्म होती है यूएसआर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, शीत युद्ध शुरू होता है। और शीत युद्ध के दौर में आप देखेंगे कि जब क्या है, यूएसआर एक पक्ष क्या होता है अमेरिकी खेमे में, एक पक्ष सोवियत रूस या सोवियत संघ के खेमे चला जाता है, जिसे यूएसआरआर कहते हैं। और ये व्यवस्था 1991 तक रहती है। इस समय जब यूएसआरआर का विघटन होता है तो विघटन के साथ ही आप देखेंगे क्या होता है, एक देश विश्व में सिर्फ एक खेमा रहता है। अमेरिकी मॉडल का वर्चस्व बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी खेमे का वर्चस्व बढ़ जाता है, समाजवादी खेमे का वर्चस्व टूट जाता है। आप देखेंगे यूएसआरआर से आप देखेंगे कई देशों ने अपने आप को अलग करके कई देश अलग बने थे। आप देखेंगे उनको ज्योग्राफी में देख सकते हैं कि कैसे कैसे देशों का निर्माण हुआ था। हम देखेंगे या आईआर जब पढ़ेंगे तब वहाँ इसे देखेंगे। हम जब क्लास 11 और उसके हिस्से में पढ़ेंगे आईआर, तब वहाँ देखेंगे कि यूएसआर का विघटन किस तरीके से हुआ, किस किस तरीके से देशों का फिर से फॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे देश वो पहले ही थे, लेकिन क्या उन्होंने अपना कामकाज सोवियत रूस के अनुसार काम करने की एक वो प्रणाली बनाई थी। जैसे आप देखेंगे इस समय जैसे यूरोपीय संघ काम कर रहा है, कुछ इसी तरीके से कुछ काम यूएसआर कर रहा था। तो अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिकी के अनेक देशों सोवियत संघ का हिस्सा रहे। जब सोवियत संघ टूटा, उन देश जब सोवियत संघ से वो देश अलग हुए तो उन्होंने क्या हुआ, अमेरिकी मॉडल को अपना लिया। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की क्या है, भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए राष्ट्रपति प्रणाली से कहा जाता है। ब्रिटेन का मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देश में क्या है, संसद ही सर्वोच्च होती है। हमारी प्रणाली का
शासन, हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। आप देखेंगे जो हमारी प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भारत की हमारी प्रणाली को शासन की प्रणाली कहा जाता है। आप इसे देख सकते हैं, जो भारतीय प्रणाली है वो वेस्टमिनिस्टर या जो कहते हैं इसे संसदीय प्रणाली पर आधारित है, और हमारी प्रणाली ही संसदीय प्रणाली है। तो आप संसदीय प्रणाली में क्या होगा, राष्ट्रपति जो शासन का प्रमुख होगा, सरकार का प्रमुख है, जहां प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति का प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख है। तो आप इसे समझ सकते हैं। और हम अब पूछें अगर आपसे कि कहाँ पहुँचे, तो राजनीतिक कार्यपालिका को हमने ख़त्म किया, उसको हम क्या समझे, क्या पढ़े कि देख सकते हैं यहाँ कुछ नाम हैं, इल्मिया, अनाकुट्टी और मेरीमाल। ठीक है, तो मेरीमाल के संदर्भ में देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से कर रहे हैं। तो इल्मिया, इलियम्मा और अनाकुट्टी मेरीमाल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती हैं। एक क्या है, वे तीनों एक एक सवाल जवाब जानना चाहती हैं, क्या उन्हें अनेक सवाल जवाब दे सकते हैं। आप देखेंगे उनके सवालों के जवाब दे सकेंगे। तो इलियम्मा की बात करेंगे। इलियम्मा पहला सवाल कर रही है कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हों तो क्या होगा, क्या प्रधानमंत्री विचार विमर्श प्रभावी होगा। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं अपने वर्डों में। हम कहें इसे आप 100 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चन है कि अगर भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो जाएं तो क्या होगा, और आपके मत में क्या ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का विचार विमर्श प्रभावी होगा। तो देखेंगे संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली के तहत क्या है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री प्रमुख है, और प्रधानमंत्री प्रमुख होने के नाते आप इसे देख सकते हैं क्या होगा, प्रधानमंत्री के जब प्रमुख होगा तो प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख है और संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद ठीक है प्रभावी होती है। राष्ट्रपति, हालांकि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ऐसा भारतीय संविधान कहेगा या संसदीय प्रणाली कह सकती है। लेकिन सरकार का प्रभावी, सरकार के साथ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री प्रमुख होने के नाते वो हमेशा प्रभावी होगा। इसे आप उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम अनाकुट्टी के सवाल की चर्चा करते हैं। मुझे यह बात बेतुकी लगती है, तो आप देखेंगे मुझे यह बात बेतुका लगता है कि सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हों, वह तो एक ही बंदूक भी नहीं उठा सकते हैं, उसे कमांडर बनाने का क्या तुक है। ठीक है, हम अगर बात करें इसे बेतुका हटा सकते हैं वर्ड, हम कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कमांडर, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को ठीक है तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है, जबकि वह ठीक है जो है क्या होता है, सेना के प्रमुख अंग के रूप में उसकी कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ती है। आप अपनी चर्चा अपने शब्दों में करें तो आप लिख सकते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट, कैसे कैसे कमांडर है, क्यों बनाया गया भारतीय संविधान के तहत, क्यों जरूरी था, तो इसे भी देख सकते हैं आप और लिख सकते हैं। अब तीसरा सवाल है, आते हैं मेरीमाल लिखते हैं। मेरीमाल का सवाल है कि मेरा सवाल यह है कि अगर असली, ये नाम है, आप किसी ऐसा मत सोचें, ठीक है, तो मेरा सवाल यह है अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही हों तो राष्ट्रपति की ज़रूरत क्या है। ठीक है, हम कहें कि भारतीय में जब भारत एक संसदीय प्रणाली को अपनाया है तो भारत की संसदीय प्रणाली में क्या राष्ट्रपति की आवश्यकता थी। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है या इसके पद की समसामयिक या इसकी क्या प्रासंगिकता कह सकते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही वास्तविक होते हैं सरकार के, लेकिन इस संदर्भ में राष्ट्रपति का पद प्रासंगिक है क्या। ठीक है, आप चर्चा अपने शब्दों में करें, आप इसे लिख सकते हैं कि प्रासंगिक है या नहीं है, दिखा सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति पद को हटा दिया जाए तो सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री और कौन
उनकी मंत्रिपरिषद क्या होगी, बेलगाम हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी कुछ विवेकाधिकार शक्तियां हैं, कुछ पावर्स हैं, कुछ वीटो पावर हैं। तो अगर प्रधानमंत्री अपना क्या है, अपना सदन में क्या बहुमत खो दें या सरकार गिर जाए, तब सरकार का प्रमुख या सरकार किस नाम, तो राष्ट्रपति के शासन के नाम से चलती है। तो आप देखेंगे उसके लिए भी ज़रूरी है कि राष्ट्रपति पद भी एक ज़रूरी है इसके पद पे भी, और इन दोनों पदों में कोई टकराट हो जाए या भारत के संविधान के तहत किसी पद के बीच एक दूसरे के बीच टकराट हो जाए, तो इसके लिए क्या है, अपने यहाँ की न्यायपालिका, आप देखेंगे न्यायपालिका इस पे चर्चा करती है और कहती है कि हाँ चलिए हम बताते हैं क्या सही है क्या गलत है भारतीय संविधान के तहत, क्योंकि उसे व्याख्या करने का अधिकार है और हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने जो है राजनीतिक कार्यपालिका का समापन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगर तो देखेंगे राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज के संदर्भ में आप देख सकेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो हम न्यायपालिका में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।